नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जॉब विद पीडी पर। दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है, यानी ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, इन सभी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या के उदाहरण में रूट के अंदर जो भी संख्याएं आती है, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और एक जो पाई होता है ये भी अपरिमेय संख्या में आता है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस प्रश्नावली का नाम जो दिया है वो वास्तविक संख्याएं दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ेंगे। ये क्या है? तो इसको हम कहें तो किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो और वो b से छोटा हो। कहने का मतलब ये है कि इसको a बराबर bq प्लस r लिखते हैं। इसका मतलब है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी धनात्मक पूर्णांक अन्य b से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल r बचता है, और ये जो शेषफल होता है ये b से छोटा होता है। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होता है, और ये b से छोटा होता है। तो असल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है कि a बराबर bq प्लस r, जिसमें r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता। इसको हम बचपन से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में जानते हैं। यह एक प्रकार से लंबी विभाजन प्रक्रिया ही है। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मैं कोई दो संख्याएं लेता हूँ 25 और 85, ठीक है। इसमें 85 में मैं भाग लगाऊंगा 25 का भाग लगाने पर 3 बार भाग जाएगा और यहाँ आएगा 75 और शेषफल बचेगा 10। अब मैं 10 का भाग लगाऊंगा इस 25 में, 10 का भाग 25 में लगाने पर 2 बार जाएगा और शेषफल बचेंगे 5। अब इस 5 का मैं भाग लगाऊंगा 10 में, तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, और शेषफल बचेगा 0। ये होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्यों करते हैं? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या काम आती है? तो ये दोस्तों HCF निकालने के काम आती है। हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF इस द्वारा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हमने एक युग्म लिया था 25 और 85 का, हम इसी संख्या का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले बड़ी संख्या को इस साइड लिख देते हैं और छोटी संख्या को इस साइड लिखते हैं। अब 25 को कितनी बार, या 25 का 85 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और शेषफल कितना बचेगा? 10। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी का प्रयोग किया है। a का मान, ये कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे 85 था, इसमें b का भाग दिया 25 का, और जो भागफल आया 3 और शेषफल जो बचा वो बचा 10। हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब क्या करना होता है इसमें? ये जो 25 है जिसका भाग दिया था, इसमें भाग जो शेषफल आता है उसका देना है। तो 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5। अब इस 10 में भाग किस संख्या का देना है? 5 का। ये जाएगा 2 बार और शेषफल कितना बचेगा? 0।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम HCF निकालते हैं तो हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं, और जिस समय भाजक जो हो और शेषफल 0 आ जाए वही HCF होता है। इसको हम डिटेल से आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या है इस प्रश्नावली में वो हम HCF निकालने के लिए करेंगे। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ये एक तरीके से अगर कहूँ तो अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 24, कोई भी संख्या, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख ही सकते हैं, लेकिन भाज्य संख्या को भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 24 और इसके अभाज्य गुणनखंड करने मुझे आते हैं। क्या करेंगे हम? 24 को सबसे पहले, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो या तो एक या खुद जो संख्या है उसके अलावा किसी अन्य संख्या का जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती है। तो हम इनमें सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाने पर कितना आया? 12। 12 में फिर 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 6। फिर 2 का लगाएं, कितना आएगा? 3। अब हम इसमें 3 का लगाएंगे, कितनी बार? 1 बार। यहाँ जब 1 आ जाए तो ये गुणनखंड समाप्त हो जाता है। यानी मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 24 को मैं क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 35 लिया, तो 35 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 35 लिखा। इसमें भाग सबसे पहले 2 का अगर जाता है तो 2 का लगाएंगे, 2 का नहीं जाता है तो उसमें 3 का लगाएंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का लगाएंगे। 5 का जब भाग जाएगा तो कितनी बार? 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7। तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ, और यही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। आगे इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और HCM निकालते हैं और वो कैसे निकालते हैं। तो मैं जैसे कोई 2 संख्याएं लेता हूँ 36 और 48, इनका मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना होता है। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अभाज्य संख्या या किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इनका भी हम वही करेंगे। ये 36 है और ये 48 है, तो इनके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 36, इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 18। फिर 2 का भाग लगाएंगे 9, फिर 3 का भाग लगाएंगे 3, और फिर 3 का भाग लगाएंगे 1। तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको मैं और अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं 36 को इस तरह लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। आगे संख्या है 48। तो 48 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 24, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 3, और फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1। तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 के रूप में लिख सकता हूँ। ये मैंने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं अभी तक। अब यहाँ से HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है? देखो, HCF इन दोनों में जो संख्या कॉमन होती है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। और
इनकी सबसे छोटी घात, 2 की घात कितनी है सबसे छोटी में 2, और 3 में 3 की ये तो 2 है और ये घात 1 है। इन घातों को लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि एच शेप होता क्या है, एच शेप है इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होती है वही होती है। अगर मैं इनमें एच शेप निकालूं तो इनमें ये 2 यहाँ भी आ रहा है, 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 3 यहाँ आ रहा है और 3 यहाँ आ रहा है, तो एच शेप है, इनका गुणनफल होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ एच शेप तो कैसे निकालूंगा, इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि से एच शेप और एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों में संख्या कॉमन होती है वो संख्या लिख देंगे, उसके बाद में जो सबसे छोटी घात होती है वो लिख देंगे, फिर आगे संख्या 3 कॉमन है वो लिख दी और सबसे छोटी घात 1 है उसको लिख दिया। 2 की घात 2 कितनी होती है 4 और गुणा 3 की घात 1 3, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, मतलब एच शेप कितना आया 12। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो दोनों में कॉमन हो उसकी तो सबसे बड़ी घात, इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, सबसे बड़ी घात क्या है 4, 3 भी दोनों में कॉमन है, बड़ी घात क्या है 2, और कोई भी संख्या एक्स्ट्रा में बच जाती तो उस संख्या को भी हम इसमें शामिल करते। तो 2 की घात 4 होता है 16 और 3 की घात 2 होता है 9 और 16 नम्मा 144, तो एलसीएम कितना आया 144। इस प्रकार दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एच शेप और एलसीएम इसमें एक्सरसाइज 1.2 के अंदर निकालेंगे, जो हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। एक शब्द जो आगे हम अप्रिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे उस समय हम बहुत बार काम में लेंगे कि सहभाज्य संख्या। ये सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उन संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 और 3, इन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है सहभाज्य संख्या। 4 और 5, इन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है सहभाज्य संख्या। 11 और 13, इन दोनों संख्याओं में एच शेप 1 आने का मतलब है सिर्फ 1 की कॉमन आएगा, बाकी इन दोनों में उभयनिष्ठ कोई भी संख्या नहीं है। ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका एच शेप 1 हो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं का अभाज्य होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दो संख्याएं अभाज्य संख्या ही नहीं होगी, वे सभी संख्याएं जिनका एच शेप 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 4 है और 5 है, इन दोनों में कॉमन संख्या 1 ही आएगी, इन दोनों के अलावा इन दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है इनके अलावा, तो ये 4 क्या अभाज्य संख्या है बिल्कुल नहीं। जो 4 और 5 दोनों सहभाज्य संख्या है तो 4 का अभाज्य होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सीधी सी बात याद रखो, सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका एच शेप 1 होता है। एक प्रमेय जो बार बार काम में ली जाएगी वो ये है कि एक p जो अभाज्य संख्या है q स्क्वायर को विभाजित करती है तो p q को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये कोई अभाज्य संख्या है, वो किसी संख्या के अगर वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। उदाहरण के लिए 5 1 11 1 क्या है अभाज्य संख्या है। ये 22 के स्क्वायर को जो 484 होता है उसको क्या करेगी विभाजित करती है, तो ये 11 इस 22 को भी विभाजित करेगी। यही इस प्रमेय में है। हमने इस क्लास की शुरुआत में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जो संख्या रूट के अंदर आती है जैसे √2, √3, √5 इत्यादि, इन सभी संख्याओं को हमने अपरिमेय संख्या कहा था। क्या ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है, इसके लिए हम √2 को सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर के
एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम √2, √3, √5 इन सभी संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये सभी जो रूट के अंदर संख्याएं आती है ये अप्रिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम √2 को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हमने मान लिया कि √2 अप्रिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान कर चलेंगे। और अप्रिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो P/Q है, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब हमने अभी पढ़ा है कि इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इन दोनों का हम वर्ग करेंगे, दोनों साइडों का, तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q²। यहाँ से जब मैं Q² को इस साइड लेकर जाऊंगा तो ये 2Q² बराबर P² आ जाएगा। अब मैं इस 2 का भाग लगाऊंगा P² में, तो Q² बराबर P²/2। ये 2 इस P² को विभाजित कर रहा है, 2 P² को विभाजित करता है। हमने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी अप्रिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी 2P² को अगर विभाजित कर रहा है तो 2P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 2P को विभाजित करेगा तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी। हमने मान लिया वो संख्या R है। हमने एक बार पुनः इन दोनों का जब वर्ग किया तो ये P²/4 बराबर R²। यहाँ से P² बराबर 4R²। P का मान मैंने यहाँ से इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2Q² बराबर 4R²। यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये आएगा Q² बराबर 2R²। अब हम इस 2 को Q के डिवाइड में लाएंगे तो R² बराबर Q²/2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 है वो Q² को विभाजित कर रहा है, 2 है वो Q² को विभाजित कर रहा है, तो 2Q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। और हमने पिछले साइड में हमने जाना था कि 2 कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, तो 2Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ हमने देखा 2P को विभाजित कर रहा है, यहाँ हमने देखा 2Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही है। इसका मतलब 2P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने यहाँ पहले ही जान लिया था कि P और Q में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 ऐसा एक गुणनखंड है P और Q का जो दोनों में उभयनिष्ठ है। ये हमारी जो पूर्व कल्पना थी, जो हमने माना था पहले, सबसे पहले हम जो चीज़ मान कर चले थे उसका विरोध करती है। तो हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसका अगर विरोध कर रही है तो बताओ √2 क्या होगी, तो √2 अपरिमेय संख्या होगी। अगर समझ में कुछ भी नहीं आया है तो बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम और डिटेल से एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम √2, √3, √5 और भी बहुत सी सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। इस चैप्टर के हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि शांत और अशांत प्रसार क्या होता है। तो परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इस हर के
इस हर के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5 के रूप में आने चाहिए। इसकी कोई भी घात हो और इसकी भी कोई भी घात हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हर में ऐसा आ रहा है 2 और 5, इन दोनों की कोई भी घात हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, अन्यथा अशांत। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 35/50। इनके जब मैं गुणनखंड करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7। 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7/2 गुणा 5। मैं इस 2 और 5 को देख के सीधा बता सकता हूँ कि ये शांत होगा। जैसे इसको आगे मैं लिखूँ तो 7 और 2 को 5 से गुणा करूँगा तो ये 10 आएगा, 10 आएगा। तो इस 10 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये 0.7 आएगा। तो दशमलव प्रसार के अंदर इस बिंदु, इस पॉइंट के आगे संख्या जाकर अगर रुक जाए तो वो शांत होती है, और अगर जैसे ये आता 0.6666, इस तरह की अगर संख्या आए तो ये होता है अशांत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ये आपको कुछ समझ में आया होगा। हम बिल्कुल डिटेल से एक एक एक्सरसाइज को हल करेंगे। आगे भी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब विद पीडी को। धन्यवाद।